आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। चलिए जानते हैं कि क्या होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है। पहले हम ये जानते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब है देनदारी, आपकी क्या देनदारी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन का, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ए पर्सन का कोई राइट है, कोई भी लीगल राइट है, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप उसका राइट वायलेट ना करें। अगर आप उसका राइट वायलेट करेंगे तो उससे उसको क्या कोई डैमेजेस होते हैं, चाहे नहीं भी होते हैं, तो वो क्या होता है, वो टॉर्ट होता है, वो एक सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है। तो लायबिलिटी दो तरह से देखी जा सकती है, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी या फिर नो फॉल्ट लायबिलिटी। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी नाम से पकड़ो, नाम से समझते हैं। फॉल्ट बेस्ड क्या होगा कि आपकी गलती, एक पर्सन की गलती है, उसकी वजह से किसी का राइट वायलेट हुआ है और इसकी वजह से आपकी लायबिलिटी बनी। ए पर्सन ने बी पर्सन को डिफेम किया, ए पर्सन ने बी पर्सन के घर के बाहर जाके न्यूसेंस क्रिएट किया, तो उसकी वजह से बी का राइट वायलेट हुआ, ए की लायबिलिटी बनी। तो ये क्या हुई, fault based liability. General rule in tort law: to establish liability the claimant must prove either negligence, या तो negligence proof हो, negligence क्या होता है, lack of reasonable care, और wrongful intent, गलत इंटेंशन प्रूव हो। ठीक है। अगर फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है उसके अंदर क्या देखेंगे, क्या क्या उसका फॉल्ट है। अगर क्या ऐसी भी कभी लायबिलिटी हो सकती है जहां पे किसी का, आप एक पर्सन का कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन फिर भी लायबिलिटी अराइज हो रही है। क्या हो सकता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई लापरवाही नहीं की, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, फिर भी मेरी लायबिलिटी बनी। क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। अब ये क्या कहते हैं, द एक्सेप्शन रूल: द डिफेंडेंट इज हेल्ड लीगली आंसरेबल फॉर डैमेजेस इवन विदाउट एनी फॉल्ट, इंटेंट, नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट। हो सकता है, ये तो कह रहा है हो सकता है, कैसे हो सकता है, जान लेते हैं ये भी चीज। ठीक है। ये चीज बात कर रही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आपकी गलती हो या ना हो, कोई मतलब नहीं, लायबिलिटी आपकी हो सकती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहां डिराइव हुआ था, ये केस आया था राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर एक केस था। इस केस में क्या था, राइलैंड्स जो कि प्लेंटिफ है, फ्लेचर यानी कि डिफेंडेंट, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी साथ साथ थी। राइलैंड्स कोल माइंस में डील, कोल माइंस की प्रॉपर्टी थी, एंड फ्लेचर का मिल का काम था। तो फ्लेचर को क्या था, उसकी मिल थी, उसको ना हाई पावर की, हाई एनर्जी की यूज थी, तो उसको जरूरत थी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे पास जगह पड़ी है, मैं ना एक अपना ही रिजर्वर बना लेता हूँ जिससे मैं अपनी खुद की बिजली जनरेट कर सकूं। ठीक है। तो उसने वहां पे क्या किया, अपनी जगह को वहां पे रिजर्वर बना लिया। अब क्या था कि वहां पे उन्होंने जब बनाया रिजर्वर, जब साथ में जमीन थी वो तो कोल माइंस की थी, जो कोल माइंस के क्या होते हैं, ऊपर माइन शाफ्ट होते हैं। जब रिजर्वर बनाया, वो माइन शाफ्ट से पानी कोल माइंस की तरफ जाने लग गया, जिसकी वजह से जो राइलैंड्स को भारी नुकसान हुआ, एक ह्यूज लॉस हुआ। अब राइलैंड्स ने प्लेंट फाइल की कि मेरा तो लॉस हुआ है, मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए, मुझे डैमेजेस दिए जाए। तो फ्लेचर कहता है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वहां पे क्या किया कि चाहे फ्लेचर की गलती है या नहीं है, हमने सिर्फ तीन चीजें देखनी है। कौन सी तीन चीजें देखेंगे हम ये देखेंगे कि क्या वहां पे कोई डेंजरस चीज थी। हाँ, इतना ज्यादा पानी इकट्ठा करना डेंजरस है, तो डेंजरस चीज तो थी, तो पहली चीज तो पूरी हो गई।
क्या वहां पे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था? एक पानी को इतनी जगह, इतनी मतलब अपने घर के अंदर इकट्ठा करना, मतलब घर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इकट्ठा करना नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी था। क्या वो चीज वहां से एस्केप हुई? बिल्कुल हुई, एस्केप हुई, तभी तो माइंड शाफ्ट से उसकी माइंड में चली गई, तभी तो उसको लॉस हुआ, तो एस्केप भी हुई। तो ये तीनों चीजें पूरी हो गई। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि फ्लेक्चर तो लायबल होगा, क्योंकि ये तीनों जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये तीनों इसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो गए हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स किसके हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। तो अब फ्लेचर क्या होगा? स्ट्रिक्टली लायबल होगा जो भी राइट्स को लॉस हुआ है उसको भरपाई देने के लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस was led down by Blackburn J. In the House of Lords, the defendant hired independent contractors to construct a reservoir which burst and flooded the plaintiff's coal mine. Core ruling क्या थी? A person who for his own purpose brings on his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes must keep it in at his peril. ठीक है, ये चीजें भी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए लिखी है। अब अभी जानते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है क्या सर, इसके अंदर कोई एक्सेप्शंस होंगे क्या? स्ट्रिक्टली हर हालत में लायबल होगा डिपेंडेंट, ये कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होंगे। कौन कौन से एक्सेप्शंस होंगे? पहला एक्सेप्शन हो गया एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड जिसके अंदर आपका कोई रोल ही नहीं है, भगवान का किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ होता कि जो वो पानी वहां से एस्केप किया, पानी वहां से एस्केप किया, वो एक, अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे तो फुलफिल हो रही थी हमारी, कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, डेंजर सी स्टोर की गई थी, अगर सपोज ऐसा कुछ ना होता और पानी सिर्फ इसलिए एस्केप करता कि एकदम से अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आया, बहुत सारी टर्बुलेंस हुई, वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, तो अब हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, कोई डैम टूट जाते हैं। अब डैम तो वो भी एक डेंजरस चीज को स्टोर कर रखा है, सरकारी डैम भी होते हैं, अगर वो टूट जाते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो वो क्या है? वो एक्ट ऑफ गॉड है। सेकंड चीज क्या हो सकती है? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ गॉड को पढ़ लेते हैं। अनफोर्सेबल नेचुरल इवेंट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, एक ह्यूमन की इंटरवेंशन के बिना कोई ऐसे इवेंट्स हो। ठीक है, अब पिछले साल आपने देखा था, हर साल आजकल तो होता है कि बहुत ज्यादा बारिश आती है और बाढ़ आ जाती है, हिमाचल के कुछ एरियाज बह जाते हैं, पंजाब तक बह गया, पंजाब के अंदर भी बहुत नहीं, जो बॉर्डर बेल्ट थी बहुत ज्यादा पानी आ गया था। अब क्या उसके अंदर कोई एक पर्सन या कोई एक एंटिटी लायबल ठहराई जा सकती है? स्ट्रिक्टली लायबल भी ठहराई जा सकती है? बिल्कुल नहीं ठहराई जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो एक अनफोर्सेबल इवेंट है, वो एक ऐसा इवेंट है जिसको पहले ना मैं सोच सकता था, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता था, ना मैं उसको कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आ गई? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कि मैंने वो कोई एक्ट नहीं किया, किस, अगर सपोज डिफेंडेंट मैं हूं, ए पर्सन ने मेरे ऊपर प्लेंट फाइल की कि इस पर्सन के कारण, ऋषभ के कारण मेरा लॉस हुआ है, लेकिन उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ है मेरे कारण नहीं हुआ, थर्ड पर्सन के कारण हुआ है। अगर मैं कोर्ट में जाके ये साबित कर देता हूं कि भाई जो तेरा लॉस हुआ है ना, अगर तेरी कोई गाड़ी ठुकी है तो मैंने नहीं ठोकी, किसी बी पर्सन ने आके ठोकी है, तो मैं बच जाऊंगा, वो मेरा जनरल डिफेंस के अंदर मैं डिफेंस ले लूंगा उस चीज का, तो ये क्या हो जाएगी? एक्सेप्शन हो जाएगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। ठीक है, escape caused by a stranger over whom the defendant has no control, जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, अगर मैं ये साबित कर दूंगा कि ये नेग्लिजेंस, जो ये लायबिलिटी है उसकी बनती है, तो मैं बच जाऊंगा। थर्ड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अब एक एग्जांपल, वही आपके केस पे आता हूं मैं, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर पे।
सपोज कीजिए कि जो फ्लेचर था उसने वो जो बनाई थी रिजर्वर वो अपने लिए बनाया था ना। हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो जो फ्लेचर ने रिजर्वर बनाया था ना वो उन दोनों को बेनिफिट दे रहा था। रायलैंड्स ने भी कहा था हाँ भाई मुझे भी ना बिजली चाहिए होती है काफी, तो तू बना ले तो हम बिजली बांट लेंगे, तू मेरे से कुछ रेंट ले लिया करियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर क्या है, वो जो प्लेंटिफ है ना, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को क्या दिया है, कॉन्सेंट दिया है कि भाई तू ये काम कर, क्योंकि उसका खुद का फायदा है उसके अंदर, खुद का बेनिफिट है उसके अंदर। तो क्या अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल कर सकता है कि मुझे डैमेजेस दो, मुझे कॉम्पनसेशन दो? नहीं। अब उसको क्या मिल जाएगी, एक्सेप्शन मिल जाएगी डिफेंडेंट को कि इसके अंदर प्लेंटिफ का कॉन्सेंट था। ठीक है, प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट ये पढ़ लेते हैं। कॉमन बेनिफिट था उसका, विद द प्लेंटिफ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कंसेंटेड टू दिस स्टोरेज। प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, प्लेंटिफ की खुद की गलती हो, कहीं पे हम कुछ केसेस में देखते हैं कि प्लेंटिफ की खुद की गलती के कारण वो चीजें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से भी कोई पर्सन गाड़ी लेकर आ रहा है, ठीक है, मैं एक नॉर्मल स्पीड के अंदर, स्पीड लिमिट के अंदर 70-80 पे गाड़ी लेके जा रहा हूँ, सामने से एक पर्सन गाड़ी बहुत तेज चला के ला रहा है, स्पीड के बाहर जा रहा है, ठीक है, उसने ला के गाड़ी मेरे अंदर ला के ठोक दी, और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर सूट फाइल करूंगा, उसने मेरे ऊपर सूट फाइल किया, वो प्लेंटिफ हो गया, मैं डिफेंडेंट हो गया। अब अगर मैं कोर्ट के अंदर जाके ये साबित कर देता हूं कि ये जो गाड़ी हमारा एक्सीडेंट हुआ है ये इस भाई साहब की वजह से हुआ है, क्योंकि ये ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ये रैश ड्राइविंग कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैं ये साबित कर दूंगा उसका, प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट था। अगर मैंने ये साबित कर दिया प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट था जो उसको डैमेज हुआ है, तो फिर अगेन मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर भी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, ऐसी अथॉरिटी जिसको स्टैट्यूट ने पावर दी गई हो, स्टैट्यूट ने जिसको ऑथोराइज किया गया हो काम करने के लिए। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी कोई ऐसी नेग्लिजेंस या कोई लापरवाही हो जाती है अपना काम करते दौरान, तो उनको भी एक क्या मिलती है, एक्सेप्शन मिलती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर डायरेक्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैंडेट और लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज किस तरह की, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अपने फायर ब्रिगेड ऑफिस, फायर ऑफिसर्स होते हैं ना, पुलिस होती है, आर्मी होती है, ये क्या है, ये हमारी सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर आती है। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने पढ़ लिया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ा, उसके अंदर हमने एक्सेप्शंस बता दी। अब आ गई एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, क्या आपको लगता है इसके नाम से पढ़ के क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शंस हो सकती हैं? जान लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय पीएन भगवती, चीफ जस्टिस। ये कब लाया गया, कहां से आया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कब डिराइव हुआ? एक केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या था, दिल्ली के अंदर एक एक इंडस्ट्री थी श्रीराम फूड्स, जो फर्टिलाइजर्स के अंदर डील करती थी। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, एकदम से वहां की कुछ ऑयल एंड गैस थी वो लीक हो गई। ठीक है, ऑयल एंड गैस लीक हुई, वहां के जो नेबरिंग एरियाज थे वहां पे वो फैल गई, और काफी लोगों को वहां पे बीमारियां हुई, कुछ लोग मर गए। अब वो कहते हैं, इंडस्ट्री वाले कहते थे कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो प्रिकॉशंस लिए हैं, लेकिन कोर्ट ने वहां पे क्या रूलिंग दी कि तीन चीजें फिर से देखेंगे हम। कौन कौन सी तीन चीजें देखेंगे? पहली चीज हम देखेंगे हैजार्डस है वो या नहीं, यहाँ पे लिखिए, नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। हैजार्डस चीज को स्टोर किया आपने, ठीक है, और क्या वो एस्केप की?
पहली बात, क्या वो हैजार्डस था? ऑयल एंड गैस हैजार्डस थी। क्या वो एस्केप की? वो बिल्कुल की। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड यहाँ पे भी बिल्कुल था। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देखो कि वो जो लॉस हुआ इतने बड़े नंबर पे जाके हुआ, जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के अंदर था वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्यों लगी, यहाँ पे क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इंसान को लॉस हो रहा था, सिर्फ मॉनेटरली। यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को लॉस हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही है, सारा नेबरिंग एरिया, हो सकता है एक शहर भी पूरा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती होगी क्या? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे वो प्लेंटिव्स कॉन्सेंट हो, प्लेंटिव्स फॉल्ट हो, कुछ भी हो, आपकी लायबिलिटी, जो भी पर्सन है इसका जिम्मेवार, उसकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। अगर आप एक ऐसी चीज के अंदर डील कर रहे हैं जो हैजार्डस है, एक ऑयलम गैस मतलब एक जहरीली गैस के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसी चीजों के अंदर डील करेंगे तो वहां पे आपकी लायबिलिटी बनेगी। एक चीज का और फर्क था, रैलेंट वर्सेस फ्लेचर के अंदर हम एक पर्सन की बात कर रहे थे, फ्लेचर एक इंसान था, यहाँ पे एक हम बात करते हैं एंटरप्राइज, या फिर हम कहते हैं कंपनी की बात हो रही है ना यहाँ पे, एंटरप्राइज। ठीक है, तो उस एंटरप्राइज की एक लायबिलिटी, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनेगी। वो जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो सब क्या होंगे? वो प्लेंटिफ होंगे, उनको वो कॉम्पनसेशन उसको देना पड़ा। ठीक है, जीरो डिफेंस रूल दिया गया यहाँ पे। इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन इन इनहेरेंटली डेंजरस और हैजार्डस एक्टिविटीज ओ एन एब्सोल्यूट ड्यूटी, नो एक्सेप्शंस लाइक एक्ट ऑफ गॉड और स्ट्रेंजर आर अलाउड। कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं इनका। ये कब आई थी? ओरिजिन हुआ 1868 के अंदर, मतलब 19th सेंचुरी के अंदर आ गई थी। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब के अंदर केस जब चल रहा था 1987। एक केस और आया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला, आपको बताता हूं। उसका नाम भी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। उसका नाम भी, ये भी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसको कहते हैं, हम जानते हैं उसको, भोपाल गैस लीक। भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा आपने, वहां पे भी ऐसा ही कुछ था। ये तो फिर भी कम थी, वहां पे लगभग 40 टन गैस लीक हो गई थी, एक पॉइजनस गैस 40 टन लीक हो गई थी। ठीक है, तो वहां पे भी कोर्ट ने यही रूलिंग दी कि जो कंपनी है, कंपनी का नाम था शायद यूनियन कार्बाइड, तो इस नाम की कंपनी थी, उसको एब्सोल्युटली लायबल ठहराया गया था उस चीज के लिए। ठीक है, अब डिफेंसिव एक्सेप्शंस, यहाँ पे एक्सेप्शंस होंगे लेकिन यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। थर्ड, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एस्केप, यहाँ पे एस्केप होना जरूरी है। यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लाइबल इनसाइड और आउटसाइड। अगर यहाँ पे ये गैस जो लीक हुई थी, सॉरी, यहाँ पे जो गैस लीक हुई थी, अगर वो कंपनी के अंदर ही, उस फैक्ट्री के अंदर भी लीक हो जाती और वहां के जो वर्कर्स है वो भी वही सिर्फ अफेक्ट होते, तब भी उसकी लायबिलिटी बनती। ठीक है, अब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड यहाँ पे था, यहाँ पे हैजार्डस एक्टिविटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, क्वांटम ऑफ डैमेजेस, ऑर्डिनरी कॉम्पनसेटरी डैमेजेस दिए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डीप पॉकेट प्रिंसिपल, क्योंकि वहां पे बहुत लोग नुकसान हुए, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, कुछ लोग मरे भी हो सकते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर लगभग 3000 लोग मर गए थे, दिस इज अ ह्यूज नंबर, तो उनको एक बड़ा अमाउंट का कॉम्पनसेशन देना पड़ा था। ठीक है, अब यही केस हमने पढ़ा, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर कब आया था? 1868। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था 1987। यूनियन कार्बाइड वाला जो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है, ये आया था 1991 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन फिर मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।